बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत, क्योंकि परसों ये फ़ैसला आया, उस फ़ैसले को मैंने ब्रीफ़ कर दिया, उसको सिर्फ समझा दिया आसान तरीन अल्फाज में कि फ़ैसले में है क्या। मुझे हज़ारों अपने भाइयों, दोस्तों के, बहनों के, बेटों के, बुज़ुर्गों के, बेटियों के, सबके मैसेजेस आए, सर आपका तजिया आना चाहिए इस फ़ैसले पे। मैं इंतहाई माज़रत के साथ एक्चुअली बस खुदावंद करीम ने बचा लिया। मैं कल जो है ना सीढ़ियों से गिर गया, तो वो मेरा टांग में कुछ ज़ख्म आ गया, उसकी वजह से मैं फिर काफ़ी तकलीफ़ थी, मुझे चोट लग गई। तो मैंने वो पेन किलर भी, मैंने कहा अगर इन हालात में मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे चेहरे के तासुरात आपको जो है ना, तो मेडिसिन ली हैं तो अल्लाह ने करम किया है। बहरहाल जनाब, फ़ैसला मैंने ब्रीफ़ किया था, उसके बाद आपने अगले ही 24 घंटों में बहुत सारे, ज़ाहिर है उस पर मैंने कोई लंबा चौड़ा तबसरा नहीं किया, तजिया नहीं किया। मैंने फिर मुतअद्दिद लोगों से बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल, आइनी, कानूनी एक्सपर्ट से मुख्तलिफ़ बातें होती रहीं। आपने मुख्तलिफ़ बाकी लोगों की वीडियोज़ भी सुनी होंगी और देखी होंगी। दोनों तरफ से जीत के दावे जनाब, कोई कहता रहा कि जी मिठाई खाने में जल्दी न करें वग़ैरह। अच्छा, फिर इसी तरीके से बहुत सारे आइनी और कानूनी माहिरीन से मैंने बात की, मुख्तलिफ़ हवालों से, सहाफ़ियों से मुख्तलिफ़ से मैंने बात की। और इस दौरान ये भी हुआ कि जनाब पाकिस्तान बार कौंसल्स की तरफ से, गालिबन आबिद साकी साहब की तरफ से या किसी और की तरफ से ये भी कि जनाब वो रिव्यू में जा रहे हैं, अगर जब वो शॉर्ट आर्डर के बाद ना एक तफसीली फ़ैसला जब आता है। एक बात तो मैं जल्द ये बता दूं कि ये जो तफसीली फ़ैसला आएगा, इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें जो इसमें ज़ाहिर है शॉर्ट आर्डर में तो, लेकिन शॉर्ट आर्डर से बहुत कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया है, लेकिन तफसीली फ़ैसले में भी हो सकता है बहुत कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें आएँ। उसको भी मैं इसी तरह आपके सामने पहले रखूँगा, उसके बाद तजिया करूँगा। जनाब, इस शॉर्ट आर्डर के ना 2 हिस्से हैं, आप साथ रहिएगा। मैंने बहुत ही इंशाअल्लाह कम्प्रिहेंसिव, और इसका कोई पहलू नहीं छोड़ूंगा तजिए के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट आर्डर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका रेफरेंस और शोकाज था जो कि ख़त्म हो गया, और दूसरा हिस्सा उस केस को FBI की तरफ भेजना था, ये दूसरा हिस्सा था। मेन इसके 2 हिस्से हैं। अच्छा, पहले आप आ जाएं रेफरेंस पे। रेफरेंस जनाब क्वैश हुआ, और जो शोकाज नोटिस वाहिद मिला था काजी फायज़ ईसा साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया। ठीक, अच्छा, ज़ाहिर है ये रेफरेंस का क्वेश्चमेंट और फिर शोकाज का ख़त्म हो जाना, अगर कोई ये कहता है कि ये उनकी जीत नहीं है तो मैं कहता हूँ ये भी ज़्यादती है। नो डाउट उनकी जीत है। ज़ाहिर है एक रेफरेंस था, एक तलवार लटक रही थी, वो ख़त्म हो गया, शोकाज नोटिस भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर द टाइम बीइंग जो है ना कार्रवाई भी रुक गई, तो रेफरेंस की क्वेश्चमेंट करवाना, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, बजाय इसके कि ये फ़ैसला इस तरह आ जाता कि फ़ौरी तौर पे उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ ही रिवर्ट कर दिया जाता, लौटा दिया जाता, तो फिर तो क्वेश्चमेंट ना होती ना। बहरहाल ये तो जीत है, नो डाउट। अच्छा जी, और फिर दुख भी है हुकूमत को, या मैं यूँ कह दूँ कि जिनके इमा पे हुआ उनको भी। और आपने देख लिया होगा मुतअद्दिद लोगों के जनाब इंटरव्यूज़ वग़ैरह, और नेशनल मीडिया पे और अपना सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे, और ट्वीट्स भी और फेसबुक पे भी और मुतअद्दिद जगहों पे लोग कह रहे थे जनाब इसको तो सुप्रीम कोर्ट को ये तो इजाज़त ही नहीं है। कल वो मैं देख रहा था कामरान ख़ान साहब ने अपने शो में भी जो है ना बोल दिया, फिर उसके बाद बड़े वो जोश व खरोश से ट्वीट भी कर रहे थे एतज़ाज़ एहसन साहब की बात, तो कह रहे थे ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के काम में तो मुदाखलत करने का अख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। मेरे लिए बहुत मोहतरम है, क्योंकि मेरे अपने बहुत ही अच्छे जो है ना, मेरा उनसे एक न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है, एक बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत का एहतराम का ताल्लुक़ है। लेकिन अगली ही सांस में वो कह गए, शुक्र है कि वो अगले सांस में ही, उसी सांस में बल्कि कह गए कि जनाब वो जो है ना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वहाँ भी, वो उसको भी हम ले गए थे वहाँ से। वो मुझे याद है जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसी तरह से फ़ैसला आया था, को एक आध जज थे जनाब, वो तो कह रहे थे, वो थे इफ्तिखार हुसैन साहब, चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब, ये इनके रिश्तेदार भी लगते हैं चौधरी फवाद साहब के। तो वो उस वक़्त
चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहा जी यूं करके फारिग हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो 2 दिन की बात है, बस इस तरीके से वो उनके बयानात आ रहे थे बड़े बाहर। तो बहरहाल ये फिर ले गए वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से खींच के केस को। पहली दफ़ा वो प्रेसिडेंट बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 13 जजेस का फ़ैसला हुआ। जनाब बड़ी बात है। उस वक़्त हम लॉ के स्टूडेंट थे, तो लॉ में थे, गालिबन हमारा दूसरा साल था या इस तरह से, तो हम बड़े शौक़ से जाते थे हेयरिंग सुनने के लिए। और बहरहाल उसके बाद आप आ जाएं जनाब FBR पर। ये वो वाहिद हिस्सा है जिस पे किसी की जीत तो किसी के तहफ़्फ़ुज़ात तो वग़ैरह, तो ये इस पे असल में जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। मैं सुन रहा था कहीं फ़रोग़ नसीम साहब का इंटरव्यू, तो वो जनाब फरमा रहे थे कि जी ये अगर आप जीत हार का कहते हैं तो मैं कह सकता हूँ शायद कि एक तरह से मैं जीत भी गया हूँ। अच्छा चलें, इस बुनियाद पर बहुत से वकला को या वकला की बॉडीज़ को, या मिसाल के तौर पे मैं आपको कह लूँ कि जो एतराज़ात हैं वो क्या हैं, और ख़ास तौर पे बाबर सत्तार साहब ने इस पे बड़े कम्प्रिहेंसिव किस्म के और बहुत माशाअल्लाह जो है ना वो एक स्कॉलर किस्म के लॉयर हैं, उन्होंने जनाब बड़े लंबे चौड़े ट्वीट भी किए और इस पे तनकीद भी की, इस ख़ास तौर पे इस हिस्से पर कि जी क्यों भेजा तो FBR की तरफ। और फिर साथ ये भी मुख्तलिफ उन्होंने भी और बाकियों ने भी ये बताया कि जी भेजा तो फिर टाइम बाउंड कर दिया जी, 60 डेज़ के अंदर ये करें और फिर 75 दिन के अंदर ये करें और 100 दिन में ये करें, तो टाइम बाउंड कर दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये भी कहा कि ये तो FBR तो कानून के मुताबिक कोई 5-6 साल से ज़्यादा जो है ना कोई रिकॉर्ड देख ही नहीं सकता, तो आपने तो उनको एक लाइसेंस दे दिया है कि जी पिछले जितने सालों के चाहो देख सकते हो, हालांकि वो कानून में आइन में है ही कोई नहीं कि FBR जो है ना इन 5-6 सालों से कोई पीछे देख सके। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि मिसेस काजी फ़ायज़ ईसा जो कि पार्टी ही नहीं थी यहाँ इसमें इस केस में, उनको भी पार्टी बना दिया गया। तो आपने उनको भी एक तरह से पार्टी बना दिया गया, हालांकि वो तो पार्टी ही नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद ये भी एतराज़ हुआ कि अगर भेजा भी था तो फिर FBR से दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों कह दिया कि FBR जो है ना जो वो इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर जो फ़ैसला करेगा उसकी रिपोर्ट दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगी। ये वो एतराज़ात मैं आपको बता, मैं बहुत कुछ इंशाअल्लाह आपको आज बताऊंगा इस तजिए में अपने में। अच्छा जी, सुओ मोटो से कि जनाब वो कार्रवाई कर सकेगी, अगर वो नहीं भी भेजेंगे तो वो फिर भी कर सकेगी। तो ये वो सारे एतराज़ात थे। अच्छा, मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि जनाब मुखालिफिन से मुराद कि जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की पिटीशन के ख़िलाफ़ थे, जो उन्होंने वो किया था, वो उनके कह रहे हैं कि जनाब इनका तो केस ही यही था कि जज की बीवी और बच्चों के असासों का तो जज ज़िम्मेदार हो ही नहीं सकता, और ये यही कहते रहे। और अब वो देखें जनाब उन्होंने वो ये कहा है कि FBR दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजेगी, तो इस तरह से उन्होंने ज़िम्मेदार बना दी है। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाएँ पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, पहले आ जाएँ FBR पे। जहाँ तक FBR की बात है तो वो बात आपको भी, मेरे जो व्यूवर्स हैं बहुत माशाल्लाह समझदार हैं, और मैं बड़ा यार खुश होता हूँ कि जब मेरी भी कोई बात होती है ना, मैंने कभी भी अपने आप को अक्ल कुल नहीं कहा। मैं आप लोगों से, मेरा ख्याल है जितना आप कुछ मुझसे थोड़ा बहुत सीखते होंगे ना, मैं आपसे डबल सीखता हूँ। ठीक हो गया ना। अच्छा, मैं बड़ी अच्छी बात है कि इतने पढ़े लिखे व्यूवर्स हैं और इतने पढ़े लिखे और माशाल्लाह बहुत ही सोबर किस्म के और डिसेंट, कि मेरी ये नहीं है कि हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिला दें। जहाँ पे मुझे उनको लगता है कि नहीं जनाब ये इस बात से मुझे इतफाक़ नहीं है तो वो फ़ौरन, तो इन चीज़ों से मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, ये तनकीद हो, पॉजिटिव तनकीद हो, मैं सिर्फ गालम गलोच से वो करता हूँ, अदरवाइज़ जो है ना पॉजिटिव तनकीद हो, क्वेश्चंस हो, मतलब मेरी बात पे कोई एतराज़ हो, मैं मोर देन वेलकम। अच्छा, इससे पहले FBR पे आएँ, उम्मीद तो कोई नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है भाई जहाँ पे कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि एपेक्स कोर्ट्स के यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज़ किया जा सकता है, तो FBR का कमिश्नर कौन होता है? और ये को मैं खैर मुबैना तो मैंने इस वजह से लगा दिया कि बंदा तहज़ीब के दायरे में, अदरवाइज़ तो जज साहिबान ख़ुद जस्टिस नसीम हसन शाह साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में ये प्रेशर तस्लीम कर चुके हैं। अब और तो चलें छोटी जुडिशरी में वो भी तस्लीम कर चुके हैं, जनाब अरशद मलिक साहब हीरा जज हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर वो भी तस्लीम कर चुके हैं, और जस्टिस नसीम हसन शाह साहब तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस थे, उन्होंने किस तरीके से वो तस्लीम किया
तो मैं तो हैरान हो गया हूँ, मतलब वो तो तस्लीम ही कर चुके हैं ना। तो जहाँ इस लेवल का प्रेशर हो तो FBI का कमिश्नर कौन होता है उनके सामने, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना, भले मैं कहता हूँ भले उसके बाद अपील का हक भी है। वो कह रहे हैं कि जनाब FBI की अपील पहले वो टैक्स एम्बुड्समैन को जाती है, फिर उसके बाद वो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच को जाती है, फिर जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच को जाएगी, यानी 2 रुकनी को, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। फिर उसके बाद अगर ये सारी अपीलें जस्टिस कासिफ वाहिद ईसा के ख़िलाफ़ आती हैं इसका फ़ैसला, तो तब वो फ़ैसला जाएगा सुप्रीम जुडिशल कौंसल में, और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसल भी आल इन आल है कि वो उसकी बुनियाद पे कार्रवाई करती है या नहीं करती, या तो मतलब ये बात है। अच्छा, अब आ जाएं सुप्रीम जुडिशल कौंसल पे। मैं आपको पहले ना सुप्रीम जुडिशल कौंसल की ये ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन बता दूं, जो तश्कील है, जो स्ट्रक्चर है सुप्रीम जुडिशल कौंसल का, वो क्या है। सुप्रीम जुडिशल कौंसल एक बॉडी है जो जजेस का एहतसाब करती है। बहरहाल ये मैं आपको मुख्तसर सा बता रहा हूँ। इसकी तश्कील किया है, इसमें कितने रुकन होते हैं, इसमें जनाब होते हैं 5, ठीक है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस, उसके बाद 2 होते हैं सीनियर मोस्ट जजेस, ये ज़रा सुनिएगा, और उसके बाद होते हैं चारों हाई कोर्ट्स में से 2 के चीफ़ जस्टिस, लेकिन जो सीनियरिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा होंगे, ऊपर होंगे, वो होंगे, ठीक। इस वक्त जो तश्कील बन रही है ना, वो ये बन रही है कि एक तो चीफ़ जस्टिस साहब होंगे, यानी कि गुलजार अहमद ख़ान साहब, और उसके बाद होंगे जनाब मुशीर आलम साहब। उसके बाद होना तो चाहिए था उमर अता बंदियाल साहब को, लेकिन बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि मॉरली शायद वो हो सकता है कि वो इसमें ना बैठे, क्योंकि वो फ़ैसले में शामिल थे। अब ज़ाहिर है उस फैसले की जो है ना, वो इस फैसले में शामिल हैं और इसके 10 रुकनी हेड कर रहे थे बेंच को। तो अब उसके बाद जो है ना, इम्कान ये है कि एक जज साहब हैं अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो हों। एक याद रखिएगा, एक जस्टिस काजी अमीन साहब थे, वो इस बेंच का हिस्सा थे, वो अलग हैं। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं जो कि इस बेंच का हिस्सा नहीं थे। समझ आ गई ना आपको ना। तो हो सकता है कि वो जज हों तीसरे सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट से कितने हो गए, एक चीफ़ जस्टिस साहब, एक जनाब हो गए मुशीर आलम साहब, और अगर उमर अता बंदियाल साहब नहीं बैठते तो फिर वो अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। 3 ये सुप्रीम कोर्ट से हो गए। जो बाकी 2 होने हैं ना, वो सीनियर मोस्ट, एक है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जनाब वकार सेठ साहब, और दूसरे हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, मैं जिसको मैंने बज़ाहिर देखा और फिर मैंने लीगल एक्सपर्ट से, कानूनी आइनी वकला से, एक्सपर्ट से, साफ़ियों से, कुछ लोगों से ये बात की। वो कहते हैं यार कि ये जो तश्कील है, ये बज़ाहिर, आज मैंने आपके साथ ना बहुत दूसरे किस्म के तजिया करना है और मैंने इसका कोई पहलू इंशाल्लाह छोड़ूंगा नहीं। तो ये करें कि जनाब बज़ाहिर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये तश्कील या ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ना, ये उस तरीके से तो काजी फायद साहब के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? जो जस्टिस मुशीर आलम साहब, वो भी उनके साथ थे फैज़ाबाद धरना जो हुआ था ना, फैज़ाबाद धरना, ठीक है ना, वो दूसरे जज वो थे जिसकी वजह से आज भी कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने उस धरने का फ़ैसला लिखा था और उसी की उनको सज़ा दी जा रही है। बहरहाल, तो ये जनाब जो है ना, मुशीर आलम साहब भी उनके साथ जो है ना दूसरे जज थे। अच्छा, एक चीफ़ जस्टिस साहब के बारे में भी बहुत सारों की पॉजिटिव राय है, कोई उस हिसाब से नहीं है कि भाई जो है ना। अच्छा, वकार सेठ साहब, जस्टिस वकार सेठ साहब आमतौर पर, अभी मुशर्रफ साहब का उन्होंने फ़ैसला दिया, एक पैरा भी लिखा वो घसीटने वाला, तो उनको भी जो है ना यूँ समझ लें कि कुव्वतों के एंटी ही समझा जाता है। और सिंध हाई कोर्ट के जो है ना अहमद अली एम शेख साहब, उनको भी तकरीबन इसी तरीके से यही शोहरत है। बहरहाल, ये वाला आलम मैं वो नहीं कर रहा, मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा, मैं आपको कानूनी आइनी एक्सपर्ट से ज़राए से ये पूछ के तो कह रहे हैं कि बज़ाहिर इसमें लगता नहीं है कि भाई ये दोबारा रेफरेंस हो जाए। अगर FBI की कोई वो आती है, इस तरह की फाइंडिंग नहीं आती तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फाइंडिंग खिंचा के आती है और आगे अपील में वो खारिज हो जाती है या फिर इस तरह की को होता है, तो बज़ाहिर नहीं लगता कि वगैरह। लेकिन फिर भी वो हल्के या हुकूमत ये खुश क्यों है, ये बड़ी बात है ना। फिर भी क्यों खुश है? अगर उनको ये लग भी रहा है कि दोबारा रेफरेंस नहीं आएगा,
तो मैं समझता हूँ कि वो क्यों ये समझ रहे हैं, क्यों कि ये खुश हैं और क्यों ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, हमारे हक़ में हुआ है। उसकी भाई बहुत बड़ी वजह है, वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बदनाम करना चाहते थे। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, आप बदनाम कह लें या आप कंट्रोवर्शल कह लें, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो कंट्रोवर्शल बनाने में या बदनाम करने में बहुत हद तक, अगर नहीं तो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। क्योंकि आपको पता ना, यहाँ कंट्रोवर्शल तो कोई भी बन सकता है ना, उसमें ये नहीं होता कि फ़लाँ ऑनेस्ट है, फ़लाँ बड़ा नेक है, फ़लाँ, मेरा ख्याल आजकल ऑनेस्ट नेक ये ज़्यादा कंट्रोवर्शल बनते हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा, तो अब देख लीजिएगा कि FBI की जो दस्तावेज़ात होंगी, मैं आपको तज़िया दे रहा हूँ, आपने इसको महफूज रखना है और आपने फिर याद रखना है मेरी बात को। वो दस्तावेज़ात आएंगी, वो दस्तावेज़ात उसी तरह से कई लीक हो जाएंगी, जैसे जनाब वो हुसैन नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लीक हुई थी, जैसे जनाब एक तस्वीर इनकी मीर शकील रहमान साहब की लीक हुई है। इसी तरीके से कुछ और भी चीज़ें इस तरह से लीक हो जाती हैं, आपको पता है सिर्फ, और कौन लीक करते हैं बस वो पता है आपको। तो इस तरीके से कुछ दस्तावेज़ात लीक होंगी। फिर मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पे जो टाउट्स हैं, उन टाउट्स को वो दस्तावेज़ात लीक करके दी जाएंगी, झूठी सच्ची, कहेंगी जनाब ये मनी ट्रेल नहीं दे सकी, ये नहीं दे सके, वो यहाँ पे सुकम आ गई है वहाँ पे। अब हालांकि ये है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैटर सब जुडिस है उतने तक, लेकिन आप देख लीजिएगा, मुझे यही खदशा है बहुत सारे हवालों तक। तो उसके बाद अच्छा, अब अगर आ जाएं तफसीली फ़ैसला, मैंने कहा ना कि अगर आएगा तो उसमें बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं, देखें क्या होता है, तो फिर तो ठीक, जान छूट गई। और अगर वो कामयाब नहीं, मैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं होते तो फिर क्योंकि भाई यहाँ पे बात ये है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ जो फ़ैसले हैं ना, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, आप पाकिस्तान को बीच में शामिल कर लें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अमूमी तौर पे और पाकिस्तान में तो खसूसी तौर पे हमने देखा है, और ख़ास तौर पे जो इम्पॉर्टेंट फ़ैसले वो दबाव पे होते हैं भाई, ठीक है ना। वो चाहे किसी भी किस्म का आप दबाव ले लें, कोई प्रेशर ले लें, कोई लालच ले लें, कोई मतलब ये सोशल मीडिया का, कोई मीडिया का, कुछ भी, किसी भी, कोई वकला का, कोई किसी किस्म का भी, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की भी प्रॉब्लम है। इंडिया में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा अफजल गुरु साहब का, ये मैंने आपको कहा था ना, मैंने इसका कोई पहलू नहीं छोड़ना। अफजल गुरु साहब की, वो जो अफजल गुरु को थे कश्मीरी मुजाहिद, उनको फांसी दी थी, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में लिखा था कि इनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद तो नहीं मिले, इस तरह के कोई टेंजिबल शवाहिद नहीं मिले, लेकिन हमने ये फ़ैसले की तहरीर है, आप उसको पढ़ लीजिए, कि उन्होंने लिखा था टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शंस। अब हद हो गई। इस पर इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी तनकीद भी हुई थी, और ने कहा था कि कोई शवाहिद नहीं मिले, लेकिन जनता के मिजाज को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है। समझ आ गई ना जनाब। अच्छा, अब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला देख लें। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराना भी गलत था, वो कुछ अर्सा पहले, गिराने से कुछ अर्सा पहले उसमें मूर्तियाँ रखना भी गलत था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी परनाला वहीं पे है, बाबरी मस्जिद को उन्होंने नहीं दी, दूसरी जगह प्लाट उनका दे दिया। इससे पाकिस्तान में आ जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फ़ैसला देख लें, वो इंतहाई किस दबाव के तहत हुआ वो मैंने आपको बता दिया, जज साहब ने ख़ुद उसका एतराफ़ कर चुके हैं, ठीक है ना। ये एतराफ़ जुर्म है भाई, ऐसी है। आजकल तो बहुत सारे लोग आपने देखा कि एतराफ़ जहालत भी कर रहे हैं, लेकिन एतराफ़ जुर्म भी कर लिया जजेस ने, ठीक हो गया ना। तो बहरहाल ये वही वाली बात है कि मेरे कातल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। अब इफ्तिखार चौधरी साहब का केस देख लें, वहाँ भी मैंने बस कंक्लूजन करना है आखिर पे, मैंने ये नोट किया है कि पाकिस्तान में अगर आपको इंसाफ लेना है तो अगर आप मुनसिफ का बाजू मरोड़ सकते हैं ना, चाहे किसी भी तरीके से, वकला की मूवमेंट इफ्तिखार चौधरी में भी देख लें, इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में और इस केस में भी देख लें। मैं कहता हूँ अगर ये वकला ना उठते तो आप यकीन कीजिए, मुझे खदशा था, मैं पहले कह चुका हूँ अपने वीडियो में, आज नहीं कह रहा, मैं वकला को मुतअद्दिद, मुझे वकला से बहुत ज़्यादा जो है ना उन पे ऑब्जेक्शन भी होते हैं उनके बहुत सारी बातों पे, लेकिन ऐसे मौके पे जब होता है ना, वो मैं कहता हूँ अपने सारे गुनाहों का कफ़ारा कर लेते हैं।
तो अगर ये वकला ना होते, वकला की बॉडी ना होती सारी की सारी सिवाय पंजाब के, मैं उस पर भी आता हूँ, तो मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल था। ये रेफरेंस भी मुझे क्वैश होना नहीं लगता था। बड़ी ईमानदारी से मैंने लोगों से ये पूछ के, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, और अगर आपने नाइंसाफ़ी करानी है तो तब भी गर्दन पे घुटना रखना होता है। और ये बड़ा अफसोसनाक है जो अब तक इम्प्रेशन बना है, जो अब तक एक परसेप्शन बनी है, वो परसेप्शन हमारे अदालती निज़ाम के लिए कुछ ठीक नहीं है। मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ आपसे। मैंने कहा ना, मैंने मुतादिद लोगों से गुफ्तगू की, उन लोगों ने क्या कहा, मैंने इस दौरान उन लोगों से भी गुफ्तगू की। मैं वल्लाह आपको ये यानी कि बाई गार्ड ये कह रहा हूँ, जो कि इस रेफरेंस के हक़ में थे, जो प्रो थे, जो काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ थे। मुझे हैरत भी हुई, मुझे दुख भी हुआ और मुझे खुशी भी हुई। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं नकवी साहब, आपको हैरत भी, दुख भी हुआ और एट ए टाइम खुशी भी हुई? जी हाँ, मुझे हैरत और दुख इस वजह से हुआ कि ऐसा भी होता है पाकिस्तान में, और ख़ुशी इस वजह से हुई कि उन तमाम लोगों ने मुझे दो जुमले कामन कहे। एक, मुझे गुफ्तगू करते करते उन्होंने ये कहा कि जनाब आपको क्या पता नहीं है कि ये रेफरेंस तो बोगस था? मैंने कहा अच्छा। और उन्होंने दूसरा जुमले मुझे ये कहा कि क्या आपको नहीं पता कि ये किसकी ईमा पे हुआ है? मैंने कहा समझ गया, ठीक है ना। अब इससे मुझे खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। आपको भी ये दोनों दुख और खुशी दोनों होंगे। अब जो इसकी किस्मत का फ़ैसला है ना, जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की फेट का फ़ैसला करना है, तकदीर का फ़ैसला, वो अब हुकूमत के हाथ में नहीं है। हो सकता है हुकूमत तो नया रेफरेंस भी कर सकती है, उसमें को वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अभी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हाथ में है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हैं कौन? उनके अपने साथी जजेज़ हैं। यार अगर फिर भी इतनी बदकिस्मती हो जाती है ना, ज़ाहिर है वो एक डिस्करेजमेंट तो होगी, लेकिन अगर साथी जजेस उसी तरह से प्रेशराइज होके और उसी तरीके से अगर ये इस तरह का फ़ैसला करते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि उसके बाद जो मैंने एक तज्ज़िया किया है और मुशाहिदा किया है और वकला की बॉडीज़ का जो मैंने एक मूड देखा है, उनका मूड इस दफ़ा भी वही है जो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त था। नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा जुनैनी मस्त था, लेकिन कोई पता नहीं चलता। पंजाब की बार्स जो हैं वो भी बहुत ही और भी शामिल हो जाएंगी, और तो पूरे मुल्क की बार्स हैं, पूरे मुल्क के वकला की बॉडीज़ हैं, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी है, अपना सुप्रीम जुडिशल, और जो है ना पाकिस्तान बार कौंसिल भी है। तो ये सारे जो है ना सारे के सारे ये बॉडीज़ जहाँ हैं उनका मूड कुछ और है। ये मुझे लगता है कि अगर खुदा न खास्ता को मिसहैप हुआ तो इंतशार बहुत फैलेगा। हो सकता है इस इंतशार में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना हिस्सा डाल दें, और हो सकता है इसमें कुछ और अनासर भी हों, उनको ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे भी रहे। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये करूँगा, फिर ऐसा ना हो कि गेम हर किसी के कंट्रोल से बाहर हो जाए। और मैं आखिर पे, बिल्कुल आखिर पे एक अफसोसनाक बात भी है कि ये जो मैं देख रहा था ना कि वो जनाब को एक शाहनवाज साहब थे, वो गालिबन पंजाब बार के वाइस प्रेसिडेंट थे या वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो किया। बाकी पंजाब से तो बार से लाहौर हाई कोर्ट बार और इन लोगों ने तो बहुत सारों ने उल्टा एहतजाज किया था काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़, और वो जनाब पटिशन का हिस्सा भी नहीं बने, उन्होंने पटिशन भी दायर नहीं की। मुझे अफसोस है, और इसका तारीख़ लिख देती है आपको कि आप किस साइड पे हैं। आप वही बात है ना कि आप भले आप कुछ ना कर पाएँ, लेकिन आपका नाम लिखा जाएगा। मैं आपको ये बात बता दूं, एक तारीख़ लिख देती है। वो कहते हैं ना, मैं कहीं तारीख़ में पढ़ रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में जलाया गया तो एक छोटा सा परिंदा था कि वो अपनी चोंच में पानी लेके ना तो डाल देता था। तो उससे किसी फरिश्ते ने या किसी ने पूछ लिया कि ये तू क्या कर रहा है कि तेरी इतनी सी चोंच के जो है ना पानी से आग बुझ तो नहीं जाएगी? तो उसने जवाब दिया कि असल में मेरा मकसद ये नहीं है कि आग बुझ जाए, मेरा मकसद तो ये है कि कुछ हैं आग लगाने वाले और कुछ है आग बुझाने वाले। मैं तो फ़कत ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा नाम कल को तारीख़ आग बुझाने वालों में लिखे। तो मेरे भाई, एक इसी तरह के जज साहब थे, पहले वो वकील थे। हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त बड़े उछल कूद कर रहे थे। उनका नाम था, जनाब याद होगा आपको, एहसन भून साहब।
उस एहसन भून साहब ने बड़ी उछल कूद की और बड़े नारे लगाए, हमें याद है, हमें सब याद है, हमें सब याद है ज़रा ज़रा, ठीक है ना। तो वो जनाब बड़े नारे लगाए। कुछ टाइम के बाद हमने देखा उनको जनाब लाहौर हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। और फिर उसके उनको तो ये ख्याल था ना, आप तो इफ्तिखार चौधरी गया, और इफ्तिखार चौधरी साहब, मुझे उनसे भी बहुत सारे गिले शिकवे हैं, जो उनके कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि सर आप उनकी फ़ेवर कर रहे हैं। मैं फ़ेवर नहीं कर रहा, मैं उस वक़्त की फ़ेवर कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे बहुत गिले शिकवे हैं। तो बहरहाल इफ्तिखार चौधरी साहब तो फिर दोबारा आ गए। जब वो आए तो उन्होंने फिर वही जो गालिबन 14 रुकनी जजेस का फ़ैसला था, उन्होंने जनाब एहसन भून साहब समेत कोई 34-35 जजेस को इसी तरह ही घर भेज दिया था। आप उसी वक्त भेज दिया था। एहसन भून साहब भी उनके साथ चलता कर दिए गए थे। तो बस ये ख्याल रखना चाहिए कि आग लगाने वालों में आपका नाम ना आए, आग बुझाने वालों में नाम आए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।